नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम खरखोदा में मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं मोहन लाल बड़ोली, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के बेहद करीबी कहे जाने वाले मंजीत भोला से। मंजीत भाई, स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। पहले तो आपको भी जय श्री राम और श्रेष्ठ भारत देखने वाले सभी आपके दर्शकों को जय श्री राम। खरखोदा विधानसभा के निवासी हैं आप, और खरखोदा विधानसभा के निवासी रहते हुए कौन सी समस्याओं का सामना आपने किया, क्या क्या काम खरखोदा में बाकी हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी भाई साहब, यहाँ ये खरखोदा क्षेत्र है हमारा। इस क्षेत्र में हमने जन्म लिया है, इस धरती पर हमने जन्म लिया है। तो हमारा फ़र्ज़ बचपन से ही हमने जब हम शुरुआत की थी सामाजिक कार्यों की, तो हमने सोचा था कि भाई हम यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, और जो नेतृत्व यहाँ पर करेगा, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे भाजपा का है, उनसे भी उनको बोल के, उनको ज्ञापन दे के, उनको समझा के उनसे भी अच्छे अच्छे कार्य कराएंगे। और जिस तरीके से अभी 1.5 साल का जिला पार्षद का जो कार्यकाल रहा है, उस दौरान भी हमने जो भी जिस गांव से जो डिमांड आई है उसको पूरा करने का काम किया है। लेकिन जो मेन शहर की कुछ समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर पानी भरा रहता है, जैसे यहाँ पर जो है गंदगी का जो माहौल काफ़ी सारे रोडों पर जहाँ से भी खरखोदा में आप एंट्री करते हो आप देखते हो, आपको देखने को मिलेगा। वो हमारे विधायक जी हैं जयवीर जी, उनकी देन है, क्योंकि विधायक का एक निजी फंड होता है, और 11 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो है हमारे विधायक जी को, जयवीर जी को दिए थे। और वो पैसा न जाने उन्होंने कहाँ पर प्रयोग किया या किसको दिया, और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि शायद भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ गया। अगर वे पैसे विधायक फंड यहाँ पर लग जाता और तरीके से अगर काम हो जाता, तो आज के दिन ये जो एक पानी की जो समस्या है, निकासी की, गंदा पानी रोडों पर खड़ा रहता है, ये भी समाप्त हो जाती। भूपेंद्र हुड्डा जो लगातार कांग्रेस में बड़े नेता के नाम पर जाने जाते हैं, उन पर ईडी ने फिलहाल शिकंजा कसा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, हम इस क्षेत्र में रहे हैं तो हमने अपने बड़े बूढ़ों से ये सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमारे सामने आएगा। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ कमियां ऐसी प्रकार की कोई गबन घोटाले किए होंगे जो आगे आ रहे हैं। और ईडी की कार्रवाई के बारे तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये एक न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया के तहत ही ये कार्रवाई हो रही है। और इसमें मैंने पहले भी एक जगह पे बोल के बताया था कि भाजपा का भी अगर कोई नेता किसी प्रकार के करप्शन में पाया जाता है तो समय और स्थान नहीं देखा जाएगा। वो चुनाव का समय है या वो मध्यकालीन समय है या सरकार बनने का समय, वो नहीं देखा जाएगा। उस पर भी इसी तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी सरकार का कोई दबाव नहीं होता, वे अपने तरीके से काम करती हैं। और उसी प्रक्रिया के तहत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है और ये जांच चल रही है। भाजपा का जो कार्यकाल था सरकार का हरियाणा में, वो लगातार विवादों से घिरा हुआ मिला। जैसे किसान आंदोलन हुआ, और सरकारी नौकरी वालों ने भी प्रोटेस्ट किया, ओपीएस के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का ऐलान जब तक भाजपा सरकार नहीं करती, तब तक सरकारी कर्मचारी उससे नाराज रहेंगे। इस बात पर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो आप बता रहे हो, इसमें भाजपा का तो अभी संज्ञान में लेके आए हैं। अभी इन्होंने, जो हमारे सरकारी कर्मचारी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। आपको मैं बता दूं, और जनता को भी मैं बताना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से, कि ओल्ड पेंशन स्कीम को तोड़ने वाली भाजपा नहीं थी, कांग्रेस थी। भाजपा ने नहीं तोड़ा था उसको, कांग्रेस ने तोड़ा था। तो वही कांग्रेस अब उसका राजनीतिक विषय बनाकर भाजपा के सामने रख रही है। अगर विषय ही बनाना था तो उसी टाइम पे तोड़ना ही क्यों था? और बार बार इसके बारे में मंथन भी किया जा रहा है। और अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% पेंशन का, ये ओल्ड पेंशन वाला और एनपीएस वाला, इन दोनों से अलग एक 50% पेंशन वाला के लास्ट 12 महीने की जो एवरेज सैलरी होगी उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान उन्होंने सेंटर के कर्मचारियों के लिए किया है, और हरियाणा में भी ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम को एक राजनीतिक मुद्दा विपक्ष यहाँ पर बना रहा है, नहीं तो ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है। कर्मचारियों को अच्छी सैलरी हरियाणा में दी जा रही है, अच्छी सुविधाएँ दी जा रही हैं। पहले सुविधाएँ नहीं थी। आप देखते होगे, यहाँ कोई पटवार खाना नहीं होता था, तहसील जर्जर हालातों में होती थी। अब हर स्तर पर आप देखोगे, खरखोदा में ही आप देख लो, आपको नया कोर्ट न्यायालय मिला है, आपको नई तहसील मिली है। तो ये व्यवस्थाएं देखने को लगती हैं। भाजपा सरकार की तो देन है, भाजपा सरकार ने कोर्ट बनाया है, नई तहसील बनाई है। ये देन भाजपा सरकार की इसलिए है कि कर्मचारी को सुख मिले, सुविधाएं मिले, ताकि वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार और करप्शन के बारे अपने मन में विचार ना लेके आए। नौजवान जो है रोजगार के बिना, और किसान जो है एमएसपी के बिना लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इसके बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो मैं रोजगार के बारे में आपको बताना चाहूँगा भाई साहब।
10 साल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हमने 1 लाख नौकरियां दी, हमने 1 लाख नौकरियां दी, जो कि सभी सिफारिशों से नौकरियां मिली। किसी को पैसा दे के, किसी की सिफारिश करा के, किसी के दर पे मत्था रखने तय, इस तरीके से वो नौकरियां देते थे। क्षेत्रवाद की राजनीति उन्होंने की है। और वहीं अगर हम 9.5 साल के माननीय मनोहर लाल खट्टर और 5 महीने का माननीय नायब सैनी जी का टोटल 10 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें, एक भी बंदा आप मेरे सामने लेके आए, खरखोदा से लेके आए, पूरे प्रदेश से लेके आए, जो ये कहे कि मैंने फलां आदमी को पैसे दिए हैं या मेरी पर्ची गई है नाम की तो मेरे को नौकरी लगी है। फ्री में नौकरी दी है, काबिलियत के दम पर नौकरी दी है। दंगल के तरीके से, खेल के तरीके से इसको बनाया गया कि भाई आप अगर आप में काबिलियत है, आप फर्स्ट आते हैं तो आपको नौकरी रोजगार मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और उसी तरीके के माध्यम से 10 साल के कार्यकाल में मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ, चाहे कोई RTI लगा के चेक कर ले, 1,32,000 नौकरी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में बिना पर्ची और बिना खर्ची की दी हैं। 5 सीट लोकसभा की कांग्रेस ने ली, 5 सीट लोकसभा की भाजपा ने ली, तो मोदी लहर थोड़ी सी कम दिखाई देती है अब की बार, क्या वजह मानते हैं? भाई साहब, इसको हम कम लहर तो नहीं कह सकते। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रभाव है कि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है। जितना विपक्ष कुल मिलाकर टोटल सीटें लेके आया है, उतना तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अकेला उनसे ज़्यादा मैंडेट लेके आई है। और जब भी कोई भी पार्टी 10 साल लगातार सत्ता में रहती है, उसके बाद सबको पता होता है कि परिवर्तन जनता इस तरीके का होता है हमारे अंदर, कि हम ये देखते हैं कि भाई नई किसी सरकार को मौका दे। लेकिन बावजूद उसके अगर तीसरी बार सत्ता में हमारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बन रही है, तो ये ऐतिहासिक जीत है। इसको कम मैंडेट ना समझा जाए, इसको ऐतिहासिक जीत समझा जाए। क्योंकि जब माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार सत्ता में आए थे, तो सीटें घटती हुई उनकी भी इसी प्रकार से कम होती आ गई थी। लेकिन काम करने का जो तरीका होता है, उस तरीके में ना पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई किसी प्रकार का समझौता किया है, ना आज कोई समझौता कर रहे हैं। राष्ट्र नीति के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र को ही धर्म मान कर काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से राष्ट्र के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। अक्सर ये भी माना जाता था कि कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब जो है भाजपा के नेता अपने नातियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए टिकट मांगने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ढर्रा भाजपा का भी चेंज हो रहा है। अपने ही जानकारों के लिए टिकट मांगने की व्यवस्था को कहाँ देखते हैं? जी, मैं तो देखो, प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए हरियाणा की, जब कोई लीडरशिप, कोई नेतृत्व इस तरीके का स्थापित होता है कि जिनके नाम पे वोट बैंक होता है, जिनके नाम पे क्षेत्र की राजनीति चलती है, पर जिस प्रकार का परिवारवाद कांग्रेस का जो कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था कि लगातार बाप भी मुख्यमंत्री है, बेटा उप मुख्यमंत्री है, और छोटा बेटा मंत्री है, फिर दामाद जो है वो भी मंत्री है, वो तो घर में ही पूरी सरकार बना के रखते थे। इसलिए कांग्रेस को परिवारवाद कहा जाता था। भाजपा में क्या है, भाजपा में अगर किसी का पिता अच्छा नेता है, अच्छा लीडर है, वो राष्ट्र धर्म की, राजधर्म की राजनीति कर रहा है, और वो जब उस राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं रहते हैं, तो उनके परिवार में अगर कोई अच्छे नेतृत्व से आता है, कोई अच्छी राजनीति करता है, सामाजिक नीति मुद्दों को समझता है और आगे ले जाने का काम करता है, तो उनको मौका मिलता है। ये नहीं होता कि बाप भी मंत्री है और बेटा भी मंत्री है। बीजेपी के राज में अगर देखें तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। कहीं ना कहीं मंदिर और गुरुद्वारों की जो व्यवस्था है वो फिर से उभर कर सामने आई है, जिसे पिछले ज़माने में पाखंडवाद कहा जाता था। तो क्या भाजपा पार्टी पाखंडवाद का समर्थन करती है? जी बिल्कुल नहीं, पाखंडवाद का भाजपा कोई समर्थन नहीं करती है। भाजपा जो है, जो सनातनी संस्कृति है उसका समर्थन करती है, और सभी धर्मों को समान रूप से देख कर उनको आगे बढ़ाने का भाजपा काम करती है। और ये जो मंदिर और गुरुद्वारा का आप पूछ रहे हो, वो मंदिर गुरुद्वारा के बजाय शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं गुरुकुल व्यवस्था की भारत को आज, इस सनातन देश को आज आवश्यकता है। कभी समय था जब हमारे पास 1,70,000 हमारे देश में गुरुकुल होते थे। जब इंग्लैंड में मैंने सुना है कि कोई 50-40 स्कूल होते थे, और हमारे देश में उस टाइम पे 1,70,000 गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल पद्धति ना होने के कारण कहीं ना कहीं हम यूरोपियन जो सभ्यता है, पश्चिम की जो सभ्यता है, उसके बहकावे में हमारे युवा कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते जा रहे थे। और दोबारा से अगर गुरुकुल व्यवस्था शुरू होती है तो हम अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, हमें सनातन का पता लगेगा, और हमें अपनी संस्कृति जब तक नहीं पता होगी तो हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। भाजपा के पिछले कार्यकाल के दौरान फर्जी दाखिले कराए गए और कांग्रेस ने इनको सार्वजनिक कर दिया कि लाखों बच्चों के दाखिले जो हैं वो फर्जी तरीके से कराए गए हैं, एक तरह से फंड खा लिया गया बच्चों का। उसके बारे में थोड़ा बताइए।
इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर होती तो वो मीडिया में भी आती और उस पर चर्चा भी होती और उसका मुद्दा भी बनता। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये राजनीतिक जुमले हैं, कोई भी फेंक सकता है, विपक्ष फेंक रहा है। इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई हरियाणा में नहीं हुई है जिसमें ले दे का कोई एडमिशन हुआ है, और ना कभी होगा हरियाणा में जब तक भाजपा की सरकार है। हरियाणा में तीसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, काम कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है, एक स्वयंसेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, कभी भी भाजपा में ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रकार की पर्ची खर्ची या सिफारिश का काम चलेगा। मंडी से सांसद एक महिला ने लगातार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लगातार किसान विरोधी बयान दिए हैं और उनसे एयरपोर्ट पे चंडीगढ़ झगड़ा भी हुआ था। तो ऐसी बातें लगातार सामने आने से क्या पार्टी बैकफुट पे नहीं जाएगी? देखिए, वो सांसद जी के निजी बयान थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल लेटर में भी ये अनाउंस किया है, उन्होंने उनको लिखित रूप में भी भेजा भी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई भी बयान या भाषण देने के लिए अधिकृत नहीं करती। वो उनके निजी बयान थे और मैं उनके इस बयान को भी गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर परिवार से आया हूँ और किसान और मजदूर परिवार मेरा रहा है। और मैं तो आपके टीवी के जनता को ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मेरे से अच्छा किसान और मजदूर को तो कोई समझ ही नहीं सकता। किसान आंदोलन में क्या मेरे से ज़्यादा सक्रिय था कोई? मैंने अपने गांव से, अपने घर से मैंने 2-2 ठेली जो है गेहूं की बरका मैंने वहाँ पर पहुँचाई हैं। हमने फल फ्रूट वहाँ पर पहुँचाया है, वहाँ पर उनके साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं, वहाँ पर धरनों पर बैठे हैं। हमने जो बात थी हमारे MSP की, जो बात थी किसान की, उसको समझाने का काम किया है, उसको बताने का काम किया है। कुछ राजनीतिक मोमेंट ऐसे आ गए, विपक्ष ने उसको मुद्दा बना दिया और जो बातें होनी चाहिए थी सरकार के साथ वो नहीं हो पाई। भाजपा नेता एवं मौजूदा पार्षद मंजीत भोला से हमने बातचीत की। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।